नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने भूगोल के परिचय में जाना था कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पृथ्वी का ये जो धरातल है ये अपने आप में एक विलग या पृथक इकाई नहीं है। ये अपने अंतरतम से और बाह्य वातावरण दोनों से जुड़ा हुआ है, और न केवल एक जुड़ा हुआ है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है। इसलिए यदि हमें भूगोल का अध्ययन करना है, पृथ्वी तल का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो हमें पृथ्वी के अंतरतम का और साथ ही साथ पृथ्वी के बाह्य जो उसका अन्य आकाशीय पिंडों के साथ संबंध है, उस संबंधों को भी एक सामान्य रूप में जानना आवश्यक है। तभी हम आसानी से समझ सकेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या हैं और उनका संपूर्णता से अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। आज की ये कक्षा भी कुछ इसी पर निर्भर है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक विलग इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि ये एक परिवार का हिस्सा है। एक परिवार जिसमें पृथ्वी के अलावा अन्य भौगोलिक पिंड भी हैं जो पृथ्वी के साथ लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा पृथ्वी में कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं। पृथ्वी का जो सबसे को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवार है वो है सौर मंडल या सौर परिवार। आज इसी सौर मंडल या सौर परिवार का एक सामान्य सा परिचय हम लोग यहाँ लेना चाहेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी और उसके अन्य आकाशीय पिंड एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। इन सब की जानकारी एक सामान्य रूप में हम इस लेक्चर के माध्यम से लेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सौर मंडल, एक सामान्य परिचय। यदि हम बात करें सौर मंडल की, तो सौर मंडल वास्तव में सूर्य, उसके 8 ग्रह मुख्य जो हैं, कम से कम 3 ड्राफ्ट प्लेनेट या बौने ग्रह जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, जैसे धूमकेतु, ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो, तथा इन ग्रहों के मध्य के जो बीच जो स्थान है उसको सौर मंडल में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि सौर मंडल का घटक क्या हुआ, सूर्य, उसके 8 मुख्य ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, कुछ अन्य भौगोलिक पिंड, खगोलिक पिंड जिसमें कि हम धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि को शामिल करते हैं, और उन ग्रहों के बीच का स्थान सौरमंडल कहलाता है। एक एक करके हम इन सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की सामान्य जानकारी एकत्रित करना चाहेंगे इस कक्षा के माध्यम से। जो पहला, यदि एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, ये है हमारा सोलर सिस्टम, एक विहंगम दृश्य। जो सबसे बड़ा एक आग्नेय पिंड के रूप में नजर आ रहा है ये है सूर्य, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है। इसके अलावा आपको 8 ग्रह भी कक्षा में गति करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड नजर आ रहे हैं जिनको मैंने कहा था धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि हैं। इनके बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे इसी कक्षा में। और बाहर की तरफ आपको कुपर बेल्ट वगैरह नजर आ रही है। तो ये एक पूरा दृश्य है हमारे सौर मंडल का। अब इसके एक एक खगोलीय पिंड को, एक एक सदस्यों को हम डिटेल से इसका अध्ययन करते हुए चलते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड सौर मंडल का सूर्य। सूर्य इस सौर मंडल के मध्य में स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला, संपूर्ण सौर मंडल का यदि द्रव्यमान की बात की जाए, यदि इसका कुल द्रव्यमान देखा जाए तो उसका 99.8% भाग केवल मात्र सूर्य का ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सौर मंडल का अधिकांश द्रव्यमान है वो सूर्य में केंद्रित है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, ये ठोस नहीं है बल्कि गैसों के मिश्रण के द्वारा निर्मित है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन और 28% भाग हीलियम है। 2% भाग अन्य धातु या गैसें हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग जो है वो हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में उपस्थित है। वस्तुतः सूर्य एक सामान्य प्रकार का तारा है।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, तारा। देखिए, यदि हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रह। इसके विपरीत हम सूर्य के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है तारा या स्टार। देखिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हमें समझना है। स्टार या तारा वह खगोलीय पिंड है जो अपनी स्वयं की ऊर्जा विकसित करता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो मुख्य प्रक्रिया जिम्मेदार है वो है नाभिकीय संलयन। हम जानते हैं नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के छोटे नाभिक जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर संलयित होकर एक बड़ा हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो तारा जो है वह खगोलीय पिंड होता है जिसमें स्वयं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसे मैं सामान्य आकार का तारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो आकार है, यदि हम पूरे ब्रह्मांड के अन्य तारों की तुलना की जाए तो इसका आकार न तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। एक सामान्य आकार का तारा है जो लगातार संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। यदि सूर्य की अनुमानित आयु के बारे में चर्चा की जाए तो वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा ये पाया है कि सूर्य जो है उसका जीवन काल या वर्तमान में जो इसकी आयु है वो 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है, तथा जो हाइड्रोजन अभी उसके अंदर उपलब्ध है, यदि उस हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर जाना जाए तो यह 5 बिलियन वर्ष आगे तक और जीवित रहेगा। अर्थात सूर्य ने अपनी आधी आयु कंप्लीट कर ली है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने स्पष्ट होती है। एक लाइन यहाँ पर मैंने कही है, हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर। देखिए, हमने कहा है कि सूर्य जो है वो एक गैसीय पिंड है जिसमें लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती जा रही है और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन के एटम लगातार हीलियम में परिवर्तित होते चले जाते हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात लगातार हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब सारा का सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उसके लिए जो कच्चा पदार्थ है जिसको हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, जब वही समाप्त हो जाएगा तो सूर्य धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन वो समाप्ति का जो समय है वो वर्तमान से 5 बिलियन वर्ष बाद का आंका गया है। इस समय तक हाइड्रोजन समाप्त होकर सूर्य अपने आप में समाप्त हो जाएगा। देखिए, सूर्य की जो समाप्ति का चरण है उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जिसको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। एक शब्द आता है रेड जाइंट, लाल दानव तारा, और जो दूसरा शब्द आता है वो सफ़ेद बोना तारा। देखिए, सूर्य वर्तमान से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा उसकी आयु आगे की ओर बढ़ेगी, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो वर्तमान स्वरूप से परिवर्तित होकर लाल दानव तारे में परिवर्तित होता चला जाएगा। थोड़ा सा समझना है कि लाल दानव तारा वास्तव में होता क्या है। यदि हम वर्तमान सूर्य की स्थिति को देखें तो ये हमारा वर्तमान में सूर्य है। इसके मध्य में एक कोर है और इस कोर में ही सर्वाधिक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित हो रही है। तो सर्वाधिक ऊष्मा जहां उत्पन्न हो रही है वो ये कोर वाला हिस्सा है। यहां तीव्र गति से नाभिकीय संलयन हो रहा है। यहां तीव्र गति से जो हाइड्रोजन है के एटम जो है वो हीलियम के एटम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन होता चला जा रहा है। लेकिन यह हाइड्रोजन की जो उपलब्धता है वो अनंत काल तक नहीं है। धीरे धीरे यह हाइड्रोजन समाप्त होता चला जाएगा। सूर्य का जो कोर है इसका जब हाइड्रोजन समाप्त होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से इसके केंद्र में संपादित हो रही है ये अब बाहर की तरफ होनी प्रारंभ हो जाएगी और जो कोर यहाँ तक सीमित था वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता चला जाएगा। जो नाभिकीय संलयन की मुख्य क्रिया यहाँ कोर में संपादित हो रही थी अब बाहर की तरफ होनी प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कम होती चली जा रही है। फलस्वरूप नाभिकीय संलयन की क्रिया बाहर होने से ऊर्जा का जो चक्र है या स्रोत है वो विस्तृत होता चला जाएगा। फलस्वरूप जो सूर्य की वर्तमान आकार है वो आकार बढ़ता चला
जाएगा। इस अवस्था के सूर्य को रेड जाइंट स्टार कहा जाता है, जिसके मध्य कोर में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता जा रहा है और बाहरी भागों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक और प्रक्रिया यहां पर प्रारंभ होती है, भारी नाभिक जो है उसमें संलयन होना। अभी तक हाइड्रोजन में संलयन हो रहा था, लेकिन जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो यह स्थान हाइड्रोजन की बजाय हीलियम ले लेगा। फलस्वरूप और भी तेज गति से इसके जो बैटर या पदार्थ है उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। इस अवस्था के बाद, इस अवस्था में आने के बाद धीरे धीरे संपूर्ण जो संलयन का पदार्थ है वो समाप्त होता चला जाएगा और ये जो जाइंट बड़े आकार का, सूर्य जब मृत होने की ओर होगा तो उसके आकार में वृद्धि होती चली जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि अनेक ग्रह, यहाँ तक कि बुध, शुक्र और पृथ्वी तक भी इसके दायरे में आ जाएंगे और वो इसके आकार के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। इस अवस्था के बाद जो नेक्स्ट अवस्था आएगी उसमें चूंकि ये पदार्थ जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, सूर्य के जो ताप है या ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका आकार अब फिर से कम होता चला जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन जिसने इसके आकार में बढ़ोतरी कर रखी है वो समाप्त होता जा रहा है। इसका आकार कम होता चला जाएगा, ये इसका तापमान में कमी होती चली जाएगी, इसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर में कमी होती चली जाएगी और ये धीरे धीरे सफ़ेद रंग लेता हुआ एक बादलों के, गैसीय बादलों के रूप में आकार ग्रहण करके ठंडा होता होता मृत हो जाएगा। उस अवस्था के सूर्य को हम सफ़ेद दानव या वाइट ड्वार्फ स्टार के नाम से जाना जाता है। अर्थात सूर्य जो है वो आज से 5 मिलियन वर्ष बाद धीरे धीरे पहले रेड जाइंट और उसके बाद वाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होता हुआ समाप्त हो जाएगा। सूर्य के बारे में कुछ सामान्य तथ्य यदि हम देखें, सूर्य का व्यास जो है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। जो इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर वर्तमान जो सूर्य है यहाँ से लेकर यदि यहाँ तक के बीच का दूरी देखी जाए तो वो 13,90,000 किलोमीटर है। देखिए, मैंने आपसे चर्चा की है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसके कोर में संपादित हो रही है वर्तमान में। इसलिए सर्वाधिक तापमान सूर्य में पाया जाएगा कहीं तो वो होगा इसका कोर। इसके कोर का जो आंतरिक जो तापमान है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके जो बाहरी सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अर्थात चूंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने की वजह से यहाँ का तापमान, इसके कोर का तापमान बाहरी सतह के तापमान की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा है। यदि इसके घूर्णन काल के बारे में चर्चा की जाए, चूंकि हम जानते हैं सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है और समस्त खगोलीय पिंड 2 प्रकार की महत्वपूर्ण गतियाँ संपादित करते हैं, एक घूर्णन और दूसरा परिभ्रमण। घूर्णन में हम जानते हैं कोई भी वस्तु अपने ही एक्सिस के ऊपर, यदि ये इसको हम सूर्य माने तो ये अपने ही एक्सिस के ऊपर जो घूर्णन कर रही है उसे कहा जाता है घूर्णन। और दूसरी जो गति है उसमें किसी अन्य केंद्र के चारों तरफ गति करती है, उसे कहते हैं परिभ्रमण गति। तो जो सूर्य की घूर्णन गति है या घूर्णन काल है, घूर्णन काल का मतलब एक पूरा स्टार्ट करके और वापस उसी स्थान पर घूमकर वापस पहुंच जाने का जो समय है वो घूर्णन काल कहलाता है। वो 25 से 36 दिन है। यहाँ दिनों का मतलब 25 से 36 डेज। देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, जो दिन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दिन पृथ्वी के दिन के सापेक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 25 से 36 दिनों का मतलब क्या हुआ? अगर दिन क्या होता है, जब कोई भी खगोलीय पिंड, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में दिन की चर्चा की जाए तो कोई भी खगोलीय पिंड यदि अपने पूरे एक्सिस पे घूर्णन काल जो उसका होता है वो उसके लिए एक दिन होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो दिन शब्द इस्तेमाल करेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान वो दिन किसके सापेक्ष होगा? पृथ्वी के घूर्णन काल के सापेक्ष, जो कि लगभग 24 घंटे है। तो सूर्य को अपने पूरे एक्सिस पे, अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करने में 25 से 36 दिन का समय लगता है। एक विशेष बात आपको शायद नजर आ रही होगी कि यहां पर मैंने दो अलग अलग आंकड़े दिए हैं, 25 और 36।
जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो घूर्णन काल है वो एक ही है, लगभग 24 घंटे। तो ऐसा सूर्य में दो अलग अलग आंकड़े कैसे आ रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी क्या है, ठोस है बाहर से, इसलिए पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जब घूर्णन करता है तो वो समान समय लेता हुआ घूर्णन करेगा। यदि एक ठोस वस्तु है और उसको यदि घुमाया जाए तो उसका प्रत्येक हिस्सा, चाहे वो ऊपर वाला हिस्सा हो, नीचे वाला या बीच वाला, समान दर से घूर्णन करता है, क्योंकि वो आपस में ठोस होने की वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन सूर्य जो है वो एक गैसीय पिंड है, और गैसीय पिंड होने की वजह से जब ये घूर्णन करता है तो इसका जो मध्य वाला भाग है, जो कि भूमध्य रेखा की तरह, जिसको हम मान सकते हैं पृथ्वी के सापेक्ष में, इसकी गति और इसके जो ध्रुव वाले हिस्से हैं उसकी गति जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि ये ठोस ना होकर एक गैसीय भाग है। इसलिए घूर्णन काल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर तीव्र गति से घूर्णन करता है भूमध्य रेखा के निकट की गैसीय जो मैटर है, और इसके ध्रुवों की तरफ का जो गैसीय मैटर है या जो गैसीय पदार्थ है वो धीमी गति से घूर्णन करता है। इसकी अनुमानित आयु हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 5 बिलियन ईयर्स। और मुख्य रासायनिक घटक जिसका ये सूर्य बना हुआ है वो है हाइड्रोजन। दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जिसको हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दो घटनाएं जो आपके सामने नजर आ रही है, सौर कलंक, सन स्पॉट्स या सौर पवने, सोलर विंड्स कहते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल को और धरातल को बहुत अधिक प्रभावित करती है, इसलिए इन दो चीजों को समझना और जरूरी है। सौर कलंक या सन स्पॉट, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है, कुछ सूर्य के जो बाह्य वातावरण है उसके ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे से आपको नजर आ रहे होंगे इस चित्र के अंदर। इन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। इनकी संख्या लगातार परिवर्तित होती जाती है और ऐसा माना जाता है कि 11 वर्ष का एक चक्र या जीवन चक्र होता है जिसमें इनकी संख्या अधिकतम होती है और फिर धीरे 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 कम होती चली जाती है। ये वास्तव में सौर कलंक या सन स्पॉट्स है क्या, उसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, क्योंकि जब हम आगे वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर इस चीज के बारे में काफी अधिक जानकारी हमें चाहिए होगी। देखिए, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के प्रत्येक भाग पर जो है लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती जा रही है, लगातार उत्सर्जन होता जा रहा है। लेकिन कुछ खास स्थान ऐसे होंगे सूर्य के ऊपर जहां पर तापमान जो है वो बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम होगा। बाकी क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जिनका तापमान कम होगा। ये कम तापमान वाले जो स्थान है यही वास्तव में सोलर स्पॉट होते हैं। बाकी इनके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में इनका तापमान काफ़ी कम होता है। हमने जैसा कि चर्चा किया था कि सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसी स्थिति में इन जो स्पॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूंकि तापमान में अंतर होता है इसलिए ये अलग स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके तापमान में अंतर क्यों होता है या इनका तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम क्यों होता है। तो यहाँ एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। देखिए, जब कभी भी किसी स्थान पर, मान लीजिए ये एक स्थान है ए, इस स्थान पर यदि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से संपादित होती है तो क्या होगा कि यहाँ का जो मैटर है वो मैटर, चूंकि प्रक्रिया बहुत तीव्र है, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए ऊष्मा के साथ साथ जो गैस है वो गैस भी उस क्षेत्र से छिटककर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यदि इस स्थान पर जो मैटर था, जो गैस था, यदि वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा छिटककर बाहर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर उस पदार्थ की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आपके चित्र के अंदर जो सौर कलंक के साइड वाला जो चित्र आपको नजर आ रहा है उसमें यदि आप देखें तो आपको वहाँ पर कुछ ज्वालामुखी तरह की स्थितियां नजर आ रही है जिसमें मैटर बाहर की तरफ उछलता जा रहा है। ये जो आपको डार्क कलर का मैटर बाहर की तरफ उछलता जा रहा है यही वास्तव में सोलर स्पॉट है। यहाँ पर जो मैटर था वो चूंकि प्रक्रिया के द्वारा बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। एक और कंसेप्ट यहाँ पर होता है सोलर विंड्स या सौर पवने। देखिए,
हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा लगातार ऊर्जा का सौर विकिरणों के रूप में उत्सर्जन कर रहा है। न केवल सूर्य सौर विकिरणों का उत्सर्जन करता है, बल्कि कभी कभी इतनी अधिक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होने की वजह से विकिरणों के साथ साथ चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं आवेशित कण, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, उनका भी उत्सर्जन करता है। देखिए, सौर विकिरण जो है वो केवल एक ऊष्मा का प्रकार है, या जिसको हम कह सकते हैं ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन उसके साथ साथ यदि गैसीय पदार्थों का भी उत्सर्जन होने लगे, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रमुख होते हैं, तो उनको वो जो उत्सर्जन है उसे सोलर विंड्स कहा जाता है। ये सोलर विंड्स हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में भी कई बार प्रवेश कर जाती हैं, और इनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे यहाँ पर जो सैटेलाइट सिस्टम है या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि वो सभी जो है वो वेव्स के ऊपर काम करती हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये उन वेव्स के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ पर भी पड़ता है। इसलिए सोलर विंड्स जो वहाँ पर सौर इलेक्ट्रॉन्स का जो ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, उसका स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी पर भी नज़र आता है। तो सौर कलंक और सौर पवने, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सूर्य से जुड़े हुए, लेकिन इनका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी के साथ भी है। यदि हम नेक्स्ट देखें तो है ग्रह। हम जानते हैं सौर मंडल में सूर्य के अलावा 8 मुख्य ग्रह भी हैं। ये ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से 8 प्रमुख ग्रह हैं। हम जानते हैं पहले एक नोवा ग्रह भी हुआ करता था, प्लूटो, जिसको कि अब ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। उसे अब ड्राफ्ट प्लेनेट के रूप में या बोना ग्रह का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में 8 प्रमुख ग्रह जो हैं वो सौर मंडल के सदस्य हैं। इन 8 ग्रहों के यदि बारे में चर्चा की जाए तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इनमें से जो 4 पहले वाले ग्रह हैं, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तथा बाद वाले जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति से लेकर बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, इनको बाह्य ग्रह के नाम से या बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब हम एक एक ग्रह को लेते हुए उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मरकरी या बुध। यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें क्रमांक पे है, अर्थात ये सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और सबसे छोटा भी है। आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा बुध ग्रह, इसकी जो सरफेस है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी अंडुलेटिंग है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है और बैरन, बंजर है। ये ग्रह जो है ये एक ठोस ग्रह है। पहले जो रॉकी जिसको हम कह सकते हैं, इसकी जो धरातल है वो ठोस है। इसकी कुछ खास विशेषता हैं जिनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। देवताओं का संदेशवाहक, इसे मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका परिभ्रमण काल सबसे छोटा है। परिभ्रमण काल का मतलब अगर ये हमारा सूर्य है तो बुध ग्रह की कक्षा यहां पर हुई, क्योंकि ये सबसे सूर्य के नजदीक है, इसलिए ये परिभ्रमण का मतलब अपने स्थान से स्टार्ट होकर सूर्य की पूरी परिक्रमा करते हुए वापस उसी स्थान पर पहुंचने पर लगने वाला समय परिभ्रमण काल कहलाता है। तो ये परिभ्रमण काल जो है वो बुध का सबसे कम है, 88 डेज। इसका मतलब 88 दिन में ही ये अपने पूरा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो सूर्य का जो बुध ग्रह जो है उसका एक वर्ष कितने दिन का हुआ? 88 दिन का। 88 डेज जो है वो ही सूर्य के बुध के लिए एक वर्ष के बराबर होता है, क्योंकि उस 88 दिन के अंदर ही वो अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। चूंकि ये बहुत नज़दीक है और इसका जो परिभ्रमण काल है वो बहुत कम है, इसलिए ये तेज गति से मूवमेंट करता है। यही कारण है कि इसे देवताओं के मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रह सूर्य के इतना नज़दीक है और इतना छोटा है कि ये सामान्य रूप से हमें नज़र नहीं आता। केवल सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ही यह ग्रह हमें नज़र आता है, क्योंकि बाकी समय ये सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि सूर्य के पीछे ये छिपा रहता है। उसके सूर्य की जो सौर विकिरण का उत्सर्जन इतना तीव्र गति से है कि हमें नज़र नहीं आता। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जब सौर विकिरण जो है उनकी मात्रा सापेक्ष रूप से हमें जो है वो कम प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में ये निकल आता है।
इसलिए इसे सूर्योदय का तारा और कभी कभी सूर्यास्त का तारा भी कहा जाता रहा है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुध कोई तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है, लेकिन चूंकि पहले इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसलिए लंबे समय से इसको तारा ही माना गया, और चूंकि ये तारा केवल सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ही दिखाई देता था इसलिए इसका नाम सूर्योदय का तारा या सूर्यास्त के तारे के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये तारा ना होकर बल्कि वस्तुतः ग्रह है। यहाँ पर जो अंतर है ग्रह और तारा का वो भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए हमने तारे के बारे में कहा था, तारा जो होता है उसकी स्वयं की ऊर्जा होती है, वह स्वयं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसका उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से तारा सदैव चमकीला या चमकदार नजर आता है। इसके विपरीत ग्रह जो है ये वह खगोलीय पिंड होता है जो तारे के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और साथ ही इनकी स्वयं की कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। यदि हमें कोई ग्रह चमकता हुआ नजर आता है तो वो केवल इस वजह से नजर आता है कि कोई तारा जो है उससे निकलने वाली ऊर्जा या उससे निकलने वाला प्रकाश इस ग्रह पे गिरता है और उसका रिफ्लेक्शन परावर्तन हमारे पास पहुंचता है तो ये हमें चमकता हुआ नजर आएगा, अन्यथा उस ग्रह स्वयं का कोई प्रकाश का स्रोत नहीं होता। बुध ग्रह पर वायुमंडल लगभग अनुपस्थित पाया जाता है। जो बुध ग्रह है उस पर वायुमंडल अब्सेंट होता है, लगभग अब्सेंट होता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए हम जानते हैं अगर ये कोई खगोलीय पिंड है और ये उसका वायुमंडल होगा, वायुमंडल उस खगोलीय ग्रह के चारों तरफ क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्रत्येक खगोलीय ग्रह जो है उसका कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उसके ऊपर चारों तरफ की जो गैस या वायु जो है उसे अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, अन्यथा ये वायु जो है वो अंतरिक्ष में एस्केप कर जाएगी, उड़ जाएगी। चूंकि बुध स्वयं इतना छोटा ग्रह है और जो ग्रह जितना छोटा होगा आकार में उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही कम होती है, ये हम जानते हैं। इसलिए बुध पहली बात तो बहुत छोटा सा ग्रह है, इसलिए इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा रहे जो एक वायुमंडल को सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ ये सूर्य के सबसे निकट भी है, इसलिए सूर्य से निकलने वाली सौर पवनों और सौर विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और हम जानते हैं सौर विकिरण और सौर पवनें जो है ये, और साथ ही साथ सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये दोनों ही इस वायुमंडल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं और इसके कारण सूर्य जो है वो वायुमंडल, बुध जो है वो वायुमंडल विहीन है। बुध ग्रह के साथ एक और बहुत विशिष्ट तथ्य जुड़ा हुआ है, वो है इसके तापमान में, इसके सतही तापमान में अत्यधिक विभिन्नता। देखिए दो चीजें यहां पर आपके सामने स्पष्ट हो गई। पहली बात कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है और हम जानते हैं पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। इसलिए जो ग्रह उसके जितना निकट होगा उसका सतही तापमान उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहां पर जो मुख्य तथ्य आपको नजर आ रहा है वो क्या है कि अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। यदि तापमान अधिक या उच्च रहता सदैव तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर तापमान में विभिन्नता कैसे पाई जाती है? दिन के समय यहां तापमान हो जाता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं रात्रि के समय जो तापमान है वो घटकर 173 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तापमान में ये जो विभिन्नता है, ये जो फ्लक्चुएशन है प्लस 427 से लेकर माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बुध ग्रह की एक विशिष्टता है। ये क्यों होता है? थोड़ी सी तथ्य जो हमें समझना है। दिन के समय उच्च तापमान का कारण क्या है? इसलिए क्योंकि सूर्य के निकट स्थित है, दूसरा यहाँ पर कोई किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा यहाँ पर तीव्र गति से पहुँच जाएगी और वो वहाँ के सतही तापमान को बढ़ोतरी करते हुए उसका तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देगी। रात्रि के समय में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। रात्रि के समय में चूंकि सौर विकिरण सूर्य से डायरेक्ट इसको प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए गर्मी जो है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन वायुमंडल की अनुपस्थिति की वजह से जो ग्रह के द्वारा बाहर की तरफ पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन होता है वो निर्बाध रूप से होता चला जाएगा। फलस्वरूप इसका तापमान दिन के समय जो वायुमंडल की अनुपस्थिति की वजह से बढ़ जाता है, रात्रि के समय उसी वायुमंडल की अनुपस्थिति की वजह से पार्थिव विकिरणों, ये जो ग्रह स्वयं जो गर्म हो गया था, इसने जो ऊर्जा का उत्सर्जन किया वो उसको रोकने के लिए कोई वायुमंडल है नहीं, इसलिए वह तीव्र गति से ठंडा होता चला जाता है और रात्रि के समय में इसका तापमान माइनस में 173 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
इसके जो कुछ सामान्य तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका जो औसत तापमान है 179 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम जानते हैं तापमान में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक तापमान दिन में 427 तक और उसी रात्रि को एक ही दिन में रात्रि में तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हमने देखा है कि इसका परिभ्रमण काल सबसे छोटा है 88 दिन 88 डेज। इसका घूर्णन काल जो है वो 58 डेज है, अर्थात ये 88 डेज में सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगा लेती है। साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको कितना समय लगता है? 58 दिन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 1 दिन। और वहीं बुध ग्रह को, जो इतना छोटा ग्रह है, उसके बावजूद भी इसको अपने अक्ष पर ही घूर्णन करने में 58 दिन का समय लगता है, अर्थात ये बहुत धीमी गति से घूर्णन कर रहा है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और मुख्य रासायनिक संगठन, इसका जो रासायनिक संगठन के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में जो एटमॉस्फेयर है, बहुत विरल मात्रा में जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी जो गैस मुख्य रूप से पाई जाती है वो है हीलियम। दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है। पहला बुध था, दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वो सूर्य है और ये छठा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र की कक्षा लगभग पूर्ण व्रत के रूप में है। शुक्र की विशेषता है ज़्यादातर जो उपग्रह है, ज़्यादातर जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, इनकी जो कक्षा होती है वो व्रत ना होकर बल्कि दीर्घ व्रताकार होती है। यदि ये कोई सूर्य है और सामान्य रूप से जो कक्षा होती है वो दीर्घ वर्ताकार रूप में होती है, लेकिन शुक्र ग्रह की विशेषता है कि इसकी जो कक्षा है वो लगभग वृत्ताकार रूप में है। चलिए शुक्र के बारे में और अधिक जानकारी हम यहां पर लेते हैं। इसे सुंदरता और प्यार की देवी के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है इसको जो सामान्य रूप से इसको सुंदरता और प्यार की देवी के रूप में भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। पृथ्वी पर जो ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार रूप में हमें आकाश में नजर आता है वो ग्रह है शुक्र। 2 कारण हैं इसके। पहला कारण कि ये पृथ्वी के अत्यधिक निकट है। शुक्र के बाद जो तीसरे नंबर पर सौरमंडल का सदस्य होगा ग्रह के रूप में वो है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के निकटता की होने की वजह से ये पहली बात तो काफ़ी बड़ा नजर आता है, इसलिए चमकीला भी ज़्यादा नजर आएगा। दूसरा, ये सूर्य के निकट है, इसलिए जब सूर्य का तीव्र प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो परावर्तन भी काफ़ी अधिक होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह के रूप में है। यहाँ पर भी 2 ही तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, बुध ग्रह की तरह। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के इतना निकट स्थित है कि दिन में ये नज़र ही नहीं आता। सूर्य के आभा मंडल प्रकाश मंडल में छिप जाता है, हमें नज़र नहीं आता। ये केवल शाम के समय या सुबह के समय में ही हमें एक चमकीले तारे के रूप में नजर आता है। वास्तव में ग्रह है लेकिन तारे के रूप में नजर आता है, इसलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है, 3 कारण हैं उसके पीछे। सबसे पहला कारण कि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आकार इसका लगभग बराबर है। दूसरा, इसकी जो सतह है वो भी काफ़ी हद तक समतल है। काफ़ी हद तक समतल का मतलब जो जितने भी दूसरे खगोलीय पिंड होते हैं उनकी सतह पर काफ़ी अधिक ऊबड़ खाबड़ या क्रेटर्स पाए जाते हैं। क्रेटर्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन इसकी सतह काफ़ी समतल है और पृथ्वी के निकट स्थित होने की वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल का मतलब अपने अक्ष पर ही घूमना, वह पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 243 दिन है, अर्थात शुक्र ग्रह अपनी अक्ष पर 243 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है, 243 दिन में। और यदि इसका परिभ्रमण काल का मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा में लगने वाला समय, वो है 225 दिन। क्या कुछ खास विशेषता नजर आई आपको यहाँ पर? देखिए, अपनी अक्ष पर घूमने के लिए यह समय लेता है 243 दिन और सूर्य के चारों तरफ घूमने में समय लेता है 225 दिन। देखिए, अपने अक्ष पर जो घूर्णन किया जाता है उसे कहा जाता है दिन, वो दिन की अवधि होती है, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद जो समय निकलता है उसे कहा जाता है वर्ष। तो वर्ष जो है वो तो कितने दिनों का हुआ? 225 दिनों का। और एक दिन कितना हो गया? 243। अर्थात शुक्र का एक वर्ष एक दिन की तुलना में छोटा होता है। वो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ज़्यादा समय लेता है बनिस्पत की सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करने में।
सोचिए जरा, कल्पना करके देखिए पृथ्वी के साथ क्या स्थिति है। हमारे यहाँ पर दिन जो है उसकी अवधि है 24 घंटे, हम अपने एक्सिस पे 24 घंटे में वापस घूम जाते हैं, और वही परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 365 सही 1/4 दिन। इसका मतलब पूरा चक्र निकालने में 365 सही 1/4 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन। वहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टी है। वहां पर परिभ्रमण बहुत तीव्र गति से कर लिया जाता है, चक्कर जल्दी निकाल लिया, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए वहां का एक दिन 1 वर्ष की तुलना में बड़ा होता है। एक और खास बात जो है वो शुक्र ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, और वो है उसके घूर्णन की दिशा। देखिए, सौर मंडल के जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सामान्य रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। इनकी जो रोटेशन की जो दिशा है, इनके जो घूर्णन, अगर हम पृथ्वी के बारे में भी बात करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये इस दिशा में घूर्णन करता है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है इसकी घूर्णन की दिशा बिल्कुल विपरीत है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को मालूम है हमारे यहां पर सूर्योदय कहां होता है? सूर्योदय किस दिशा में होता है हमारे यहां? पूर्व दिशा में। क्यों? आप लोगों ने कभी देखा है जब हम किसी बस या ट्रेन में बैठे होते हैं तो बस या ट्रेन में हम आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमें यह प्रतीत नहीं होता कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं। हमें क्या लगता है कि जो साइड में पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति पृथ्वी और सूर्य के साथ भी है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन कर रही है, परिक्रमा कर रही है। चल कौन रहा है? पृथ्वी, और पृथ्वी पर स्थित हम। लेकिन हमें क्या प्रतीत होता है कि हम तो स्थिर हैं, और घूर्णन कौन कर रहा है? सूर्य। ठीक है, और सूर्य किस दिशा में घूर्णन कर रहा है? पूर्व से पश्चिम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? पूर्व की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें पेड़ पौधे पीछे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल उसके विपरीत। इसलिए यदि हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी जो अपना घूर्णन कर रही है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ कर रही है। तो हमारा घूर्णन की दिशा क्या हुई? पश्चिम से पूर्व। पता कैसे चला? इससे पता चला कि हमारे यहां पे सूर्योदय पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। चूंकि सूर्य चल नहीं रहा, हम चल रहे हैं, तो हमें सूर्य विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अब बात करें यदि हम शुक्र ग्रह की, तो देखिए शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से बिल्कुल विपरीत घूर्णन कर रहा है। शुक्र ग्रह में घूर्णन कहां हो रहा है? पूर्व से पश्चिम। ऐसी स्थिति में सोचिए यदि आप शुक्र ग्रह पर स्थित हो और तब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सूर्योदय कहां होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? पूर्व या पश्चिम? बिल्कुल सही। उस स्थिति में यदि हम शुक्र ग्रह पर स्थित होते तो हमारे यहां पर सूर्योदय पूर्व में ना होकर बल्कि पश्चिम में होता, क्योंकि घूर्णन हम विपरीत दिशा में कर रहे होते। तो एक खास बात, यहां पर घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, बाकी अन्य खगोलीय पिंडों की, सामान्य पिंडों की जो है वो पश्चिम से पूर्व है। कुछ और विशेषताएं हैं। वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, यदि आपको शुक्र ग्रह के बारे में देखा जाए, इसका जो कलर आपको नजर आ रहा है वो व्हाइटिश या येलोइश कलर आपको नजर आ रहा है। ये जो कलर है ये वास्तव में इसके चारों तरफ का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में स्थित सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का है। ये धरातल का कलर नहीं है। शुक्र के वायुमंडल जो है वो अत्यधिक घना है, अत्यधिक सघन है। मैंने कहा था क्यों घना वायुमंडल है? बुध में वायुमंडल नहीं है लेकिन शुक्र में वायुमंडल क्यों बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि बुध की तुलना में शुक्र की जो द्रव्यमान है या उसका आकार एक तो बड़ा है और दूसरा सूर्य से काफी दूर भी है, इसलिए यहां पर वायुमंडल का विकास हो गया। यहां लेकिन जो वायुमंडल है उसका संगठन पृथ्वी के वायुमंडल के समान नहीं है। यहां के वायुमंडल की जो सर्व प्रमुख गैस है यदि हम देखें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर स्थित है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल का जो बाहरी छोर है उस पर बादलों की एक परत पाई जाती है जो पीले रंग में हमें नजर आ रही है, और ये जो बादलों की परत है ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य की सतह का, शुक्र ग्रह की सतह का तापमान बुध ग्रह से ज्यादा है, जबकि वह सूर्य से दुगनी दूरी पर स्थित है। ये एक और कंसेप्ट है जिसे हमें यहां पर समझना है।
देखिए ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ दो ग्रह स्थित है, एक बुध है और एक शुक्र। हमने कहा कि जो ग्रह सूर्य के, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तो जो ग्रह जितना नजदीक होगा उसका तापमान उतना ही अधिक होना चाहिए, और जैसे जैसे उस ऊष्मा के या ऊर्जा के स्रोत से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होना चाहिए ग्रह का, कम। लेकिन यहां पर एक बड़ी विचित्र स्थिति स्पष्ट हो रही है कि बुध ग्रह की तुलना में शुक्र ग्रह का तापमान अधिक है। औसत तापमान यदि देखा जाए तो शुक्र ग्रह का बुध ग्रह की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बुध ग्रह के ऊपर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, जबकि शुक्र ग्रह के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। और वो भी किस चीज का वायुमंडल है? कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित। होगा क्या? होगा ये कि ये बात सही है कि जो शुक्र ग्रह है उसके चारों तरफ एक वायुमंडल की परत है, लेकिन बुध ग्रह के चारों तरफ कोई वायुमंडल नहीं है। ये बात सही है कि दिन के समय सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो बुध ग्रह को प्राप्त होगी, उससे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? शुक्र को। यदि यहां पर 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां पर जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो केवल 70 यूनिट ही होगी। तो इसकी तुलना में ऊर्जा कम है, फिर भी तापमान अधिक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दिन के समय की घटना है। रात्रि में क्या होगा? रात्रि में ये ग्रह जो है ये भी ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा और ये ग्रह ये भी ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, लेकिन इसके जो ऊर्जा का उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। फलस्वरूप इसमें से 50 यूनिट ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, तो कुल टोटल जो ऊष्मा हमारे को मिली वो कितनी रही? 50 यूनिट। लेकिन यहां पर जो रात्रि के समय में पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ये ऊष्मा का उत्सर्जन बाहर अंतरिक्ष में इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि इसके चारों तरफ एक वायु का घेरा है, जिसमें मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, हरित ग्रह प्रभाव। यह हरित ग्रह प्रभाव क्या है? हरित ग्रह प्रभाव वायुमंडल के उस नेचर को बताता है जिसमें कि आने वाली सौर विकिरणों के लिए, जो सौर विकिरण आ रही है उसके लिए यह वायुमंडल कैसा है? पारदर्शक। अपने अंदर से जितना भी सौर विकिरण है उसको जाने देता है, उसको नहीं रोकता। लेकिन पृथ्वी से जब वापस लौट के जो पार्थिव विकिरण होता है उसको ये वायुमंडल अपने अंदर रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता। इस परिघटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां ज्यादा बढ़ता चला जाता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें होती है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इसके वायुमंडल में है ही मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से सूर्य से दूर होने के बावजूद भी शुक्र ग्रह का तापमान बुध ग्रह की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहां पर रात्रि के समय में केवल 10 यूनिट जो है उसी को बाहर उसने उत्सर्जित किया। कुल नेट यूनिट इसके पास कितना बच गया? 60। ये क्या व्यक्ति हुआ? ये वो व्यक्ति हुआ जो कमाता भी ज्यादा है और खर्च भी ज्यादा करता है। जब कमाएगा भी ज्यादा और खर्च भी ज्यादा करेगा तो बैलेंस क्या रहेगा उसके पास? कम। इसकी बजाय शुक्र क्या है? शुक्र वह व्यक्ति है जो कमाता ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना कमाता है उसमें से खर्च भी और ही कम करता है। इसलिए धीरे धीरे इसके पास पूंजी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और यही कारण है कि बुध ग्रह की तुलना में दूर स्थित होने के बावजूद भी जो शुक्र ग्रह है उसका औसत तापमान अधिक है। देखिए यहां पर एक चीज और मैंने डिस्कस किया था, वो था कि शुक्र का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा अंडुलेटिंग या स्थलाकृति, बहुत ज़्यादा रिजिड, जिसको हम कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि वहाँ पर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बहुत अधिक पाए जाते हैं, और ये सक्रिय ज्वालामुखी अधिक पाए जाने की वजह से जो लावा है वो निकलता है, उसके ऊपर धरातल के ऊपर एक समतल भाग का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह की जो धरातल है वो बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ नहीं है। चलिए हम इससे आगे बात करते हैं सामान्य तथ्यों के बारे में। सामान्य तथ्यों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, ये स्वयं में अपने आप में एक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। औसत तापमान यदि देखा जाए तो 482 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान सबसे अधिक है। मैंने आपको चर्चा की थी क्यों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता की वजह से, और मुख्य रासायनिक घटक भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ, और जो अगला ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। सूर्य से तीसरे नंबर का जो ग्रह है, सूर्य से यदि बढ़ती हुई दूरियों की तरफ देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। चित्र आपके सामने है, कई बार आपने पृथ्वी का चित्र देखा होगा। इसे ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। दूर से जब आकाश से हम इसको देखते हैं तो इसमें जो नीलापन लिए हुए है उसकी वजह से इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ये नीलापन पृथ्वी के धरातल पर स्थित पानी की वजह से या जल की वजह से होता है। यहाँ पर आपको जो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं ब्लू के अंदर, ये वास्तव में क्या है? बादल। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वायुमंडल है और उस वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया होती जाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, फलस्वरूप बादलों का निर्माण होता है। ये व्हाइट कलर में आपको वही बादल नजर आ रहे हैं। कुछ खास बातें, ज़्यादा बातें हम यहाँ पर पृथ्वी के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो हमें भूगोल में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यदि आकार के बारे में दृष्टि डाली जाए तो 8 ग्रह में इसका स्थान आता है 5वां। ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि जल की काफ़ी अधिकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है वो है कि पृथ्वी का घनत्व पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा है। यदि डेंसिटी की हम बात की जाए तो जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा डेंस यदि कोई ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की एक खास बात और है कि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है सौरमंडल का ज्ञात, इस सौरमंडल की बात छोड़ दी जाए, पूरे अंतरिक्ष में भी कोई दूसरा ऐसा ज्ञात खगोलीय पिंड नहीं है जहाँ पर जीवन पाया जाए। तो पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। साथ ही पृथ्वी अकेला एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर उपलब्ध होता है। देखिए कुछ और दूसरे ग्रह भी हैं, जैसे मंगल हुआ, उसके ऊपर भी पानी जिसको हम जल कहते हैं उसकी उपलब्धता ट्रेस की गई है, उसकी उपलब्धता प्राप्त की गई है, लेकिन वो पानी सतह पर द्रव्य रूप में नहीं पाया गया, लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया गया, बल्कि कहीं गहराई में भीतर बर्फ के रूप में, क्रिस्टल के रूप में पाया गया है। पृथ्वी की ये विशेषता है, एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ पर पानी द्रव अवस्था में सतह के ऊपर विद्यमान है, और हम जानते हैं यही पानी इस पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख आधार है। पृथ्वी के ऊपर एक वायु का एक आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? नाइट्रोजन। और एक दूसरी गैस भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों, ये सबसे ज़्यादा तो नहीं है वायुमंडल का भाग, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वी पर जीवन है, जो जीवित प्राणी है, उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो एक आवश्यक तत्व है। आपके सामने एक चित्र नज़र आ रहा है जिसमें कि सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी की एक इमेज ली गई है। यहाँ पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो बीच में नीला भाग है वो पानी है, इसके अलावा जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है आपको वो वायुमंडल में स्थित बादल हैं। कुछ सामान्य तथ्य, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी। सामान्य तथ्य, पृथ्वी का व्यास, यदि पृथ्वी का व्यास देखा जाए तो वो 12,756 किलोमीटर है, लगभग शुक्र ग्रह के बराबर। इसीलिए हमें इस पृथ्वी को शुक्र ग्रह की जुड़वा ग्रह के रूप में दर्जा दिया जाता है। यदि सूर्य से औसत दूरी देखी जाए तो वो 149,600,000 किलोमीटर है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जा रही है, सूर्य से औसत दूरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तनशील है, क्या उसमें परिवर्तन होता रहता है? तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर खगोलीय पिंड जो होते हैं वो वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं करते, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। देखिए यदि ये सूर्य है और कोई आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा होता और सूर्य उसके केंद्र में होता, तो हम जानते हैं सूर्य से उस पिंड की दूरी सदैव क्या रहती? बराबर। इसलिए ये शब्द यूज करने की आवश्यकता नहीं थी, औसत दूरी, क्योंकि सब जगह दूरी जब बराबर है तो औसत दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये कभी तो सूर्य के काफी अधिक निकट आ जाती है और कभी सूर्य से काफी अधिक दूर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया वो है सूर्य से औसत दूरी। यदि औसत तापमान देखा जाए तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड
औसत तापमान पृथ्वी का जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आप शुक्र ग्रह से इसकी तुलना करें तो वो 400 से भी ज़्यादा था, 478 डिग्री सेंटीग्रेड। यही कारण है कि सूर्य जो है शुक्र के नज़दीक होने के बावजूद, आकार में उसके बराबर होने के बावजूद भी यहाँ पर जीवन है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो तापमान है वो जीवन के लिए काफ़ी उपयुक्त है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। घूर्णन काल, घूर्णन काल का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय। हमारी पृथ्वी के लिए हम जानते हैं 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 24 घंटे। और उसे क्या कहा जाता है, एक घूर्णन काल को एक दिन। इसलिए हमारे यहाँ पर दिन क्या होता है, लगभग 24 घंटे का, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है 23 घंटे 56 मिनट में। परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल का मतलब पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगने वाला समय, वो है 365 सही 1/4 दिन, जिसको कि हम एक वर्ष के रूप में कहते हैं। उपग्रह, हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाता है। उपग्रह का भी कोई स्वयं का प्रकाशीय या ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, यह भी अन्य ऊर्जा के स्रोत किसी अन्य तारा से ही प्रकाशमान होता है। हमारे यहाँ पर मुख्य वातावरण में मुख्य जो रासायनिक घटक है वो है नाइट्रोजन। यदि हम आगे बढ़ें तो हम ग्रहों के बीच में एक और दूसरी बात ले लेते हैं, वो है उपग्रह। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी का ही उपग्रह है, अन्य जो आगे आने वाले ग्रह जिनके हम बारे में चर्चा करेंगे उनके भी अनेक उपग्रह हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी इस पे हम निवास करते हैं और इसका भी एकमात्र ग्रह है चंद्रमा, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने जो चित्र नजर आ रहा है ये चंद्रमा का है। हम सबसे ज़्यादा जिस खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त, तो वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा की कुछ विशेषताएं हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इस टर्म का मतलब क्या हुआ, इस टर्म का मतलब ये हुआ कि उपग्रह जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसे इंसेट श्रेणी के जितने भी उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो कृत्रिम है, और प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एक है और वो है चंद्रमा। एक और इंपॉर्टेंट चीज चंद्रमा के साथ, चंद्रमा अपना घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा लगभग समान समय में करता है। अर्थात चंद्रमा अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, घूर्णन काल और परिभ्रमण काल ये दोनों समान है चंद्रमा के लिए। यही कारण है कि हमें केवल और केवल चंद्रमा का एक ही पक्ष नजर आता है, हमें उसका केवल एक ही भाग पृथ्वी से सदैव नजर आता है। यदि परिक्रमण काल और घूर्णन काल में अंतर होता तो निश्चित रूप से हमें उसके अन्य भाग भी नजर आते, लेकिन चूंकि उसके घूर्णन करने में और घूर्णन करने में और परिभ्रमण करने में समान समय लगता है, इसलिए हमें सदैव उसका एक ही पक्ष नजर या एक ही भाग नजर आता है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर अनेक वैज्ञानिकों में भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से आके टकराया होगा, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा का कुछ भाग, पृथ्वी का कुछ भाग छिटक कर पृथ्वी से दूर हो गया होगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करता हुआ चंद्रमा का रूप धारण कर लिया होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो वास्तव में जिस समय सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उसी समय जो आद्य पदार्थ था उसका पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण घूर्णन की वजह से बना है, इसका बाद में पृथ्वी से विलग होकर निर्माण नहीं हुआ है। चंद्रमा पर पानी का या बर्फ का जो है वो उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये द्रव्य रूप में ना होकर बल्कि बर्फ के क्रिस्टल के रूप में है। चंद्रमा एकमात्र और कुछ खास विशेषताएं इसके साथ जुड़ी हुई है। चंद्रमा अभी तक एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर मानव कदम रख चुका है। चूंकि हम जानते हैं ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसलिए निश्चित रूप से पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है, और यहाँ पर हम सबसे पहले हमने जिस खगोलीय पिंड पर कदम रखा पृथ्वी के अलावा वो है चंद्रमा। चंद्रमा की यदि स्थलाकृति देखा जाए तो इसकी स्थलाकृति में बड़े बड़े क्रेटर्स या गड्ढे पाए जाते हैं। इसकी स्थलाकृति काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जैसा कि आपको चित्र में निकट नज़र आ रहा है। एक कारण तो इसका यह है कि चंद्रमा जो है उसका आकार बहुत छोटा है, यहाँ पर जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा विरल है।
विरल वायुमंडल होने की वजह से जो बाहरी आकाशीय पिंड, जिनको हम उल्का या उल्का पिंड के रूप से जाने जाते हैं, आगे हम देखेंगे, वे इसकी सतह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उस इम्पैक्ट की वजह से जो बड़े बड़े गड्ढ बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उन्हें क्रेटर्स कहते हैं। तो इसके जो धरातल जो है उस पर मुख्य रूप से ये खड्डे या क्रेटर्स ही विकसित होते हैं। इसके अलावा कुछ समतल भाग भी चंद्रमा पर स्थित है, जिसे मारिया के नाम से जाना जाता है। ये मारिया वास्तव में क्या है? चंद्रमा पर स्थित ये वे समतल भाग है जिनका निर्माण ज्वालामुखीय लावे के प्रवाह की वजह से हुआ है। चूंकि लावे का प्रवाह हुआ था, जो क्रेटर्स वगैरह नीचे थे वो सब इस लावे के द्वारा ढक गए और ऊपरी भाग समतल हो गया। इस समतल ऊपरी भाग को मारिया कहा जाता है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको हम समझना होगा। देखिए, नक्षत्र काल और संयुति काल। सूर्य चंद्रमा के मामले में ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि चंद्रमा दो प्रकार की गति कर रहा है अन्य खगोलीय पिंड की तरह। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और दूसरा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा भी साथ ही साथ कर रहा है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा का परिक्रमण काल पथ है, पूरा का पूरा परिभ्रमण पथ। यहां पर एक बिंदु स्थित है और ये बिंदु यहां पर स्थित है। ये ए बिंदु है और ये बी। यदि हम पृथ्वी जो चंद्रमा है उसके घूर्णन को कंसीडर नहीं करते हैं और बहुत दूर खड़े होकर एक स्थिर तारे से यदि इस पूरी प्रक्रिया पे नजर डालें तो परिभ्रमण क्या होगा कि यहां से स्टार्ट करेगा ये चंद्रमा और पृथ्वी का एक पूरा का पूरा चक्कर लगाते हुए जब तक वापस अपनी इसी स्थिति तक पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण काल, जो सामान्य दृष्टिकोण से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है वो समय लगता है 27.3 डेज। पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 27.3 दिनों में चंद्रमा वापस अपनी उसी स्थिति पर पहुंच जाता है। तो ये एक परिभ्रमण काल हुआ, इसे कहा जाता है नक्षत्र काल। इस परिभ्रमण काल को नक्षत्र काल कहा जाता है। लेकिन एक दूसरी टर्म भी चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कहा जाती है, वो है संयुति काल। अब आखिर ये संयुति काल क्या है? जो कि 29.5 दिन है। देखिए, एक तथ्य तो जो हमें स्पष्ट हो रहा है वो ये कि ये घूर्णन कर रहा है। दूसरा तथ्य ये है कि जब हम बाहर से देख रहे थे, कि स्थिर तारे से देख रहे थे, उस समय ये स्थिति सामने आई। लेकिन यदि हम यहां पर इस पृथ्वी पर स्थिर होकर देखें, पृथ्वी पर मान लीजिए अब हम इस बी बिंदु पर स्थित है, ऐसी स्थिति में ये ए बिंदु हमारे बिल्कुल सामने है और अब यहां से हम परिभ्रमण चंद्रमा का प्रारंभ होता है। देखिए हो क्या रहा है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये पृथ्वी भी तो अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसलिए जब चंद्रमा को यहां से घूमकर वापस यहां तक आने में 27.3 दिन लगे, ऐसी स्थिति में पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा और आगे खिसक गई सूर्य के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसका घूर्णन तो हो ही रहा है, लेकिन ये पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ एक बड़े वृहद उसके अंदर ये घूर्णन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है कि पृथ्वी भी अपने घूर्णन करने के साथ साथ जब ये वापस इस घूम रहा था, उस दौरान ये पृथ्वी भर अपने परिभ्रमण पथ में आगे की तरफ खिसक गई और अब इसकी जो नई परिस्थिति, नई स्थिति आ गई, वो आई यहां 27 दिन में कहीं यहां आ गई। ये स्थिति नंबर 1 और ये स्थिति नंबर 2। देखिए, पहले स्थिति क्या थी कि जब चंद्रमा और ए और बी बिंदु बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे, लेकिन अब चूंकि पृथ्वी आगे खिसक गई इसलिए ए और बी बिंदु दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है। और यदि इनको आमने सामने करना है तो क्या करना होगा, ये जो दूरी जो एक्स्ट्रा बच गई इसको भी इस चांद को आगे, चंद्रमा को आगे चल के तय करनी पड़ेगी, जिसमें उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, वो है 29.5 दिन टोटल। कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसको लग गया। ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसे ही ये जो नया जो है 29.5 दिन का, इसे ही कहा जाता है संयुति काल। अब इस संयुति काल की विशेषता क्या है? देखिए, आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर कि चंद्रमा में कलाएं पाई जाती है भिन्न भिन्न, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, फिर अमावस्या से लेकर वापस पूर्णिमा तक।
पूर्णिमा का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा वो समझे, क्योंकि ये पृथ्वी से काफी जुड़ी हुई घटना है। इसलिए पूर्णिमा का मतलब ये होता है कि जिस समय हमें चंद्रमा पूरा चमकता हुआ नजर आता है, और अमावस्या का मतलब जब चंद्रमा हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और यदि चंद्रमा यहां पर है तो ये स्थिति कौन सी होगी, अमावस्या वाली। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली विकिरण है उसको पृथ्वी ने रोक लिया, चंद्रमा तक जाने नहीं दिया, और हमें जानते हैं कि चंद्रमा के स्वयं के ऊष्मा का कोई स्रोत नहीं होता, प्रकाश का स्रोत नहीं होता, इसलिए चंद्रमा हमें चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, और वो स्थिति अमावस्या की स्थिति होगी। एक अमावस्या की स्थिति से अगली अमावस्या की स्थिति कब आएगी, जब ये इसकी तरफ वापस घूमना स्टार्ट किया तो कुछ कुछ दिखना चालू हो गया, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत रोशनी पहुंचने लगी। घूमता 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 जब ये यहां आ जाता है चंद्रमा, तो हमें फिर पूरा वो जो है स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाता है। ये जब वापस यहां पर घूमकर आएगा तो इसका तो 27.3 दिन पूरे हो गए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उस दौरान पृथ्वी जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा यहां तक आ गया, इसलिए इसको कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट करना पड़ा। यही कारण है कि एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा के बीच 27.3 दिन का अंतर ना होकर बल्कि 29.5 दिन का अंतर होता है, जो संयुति काल कहलाता है। कुछ तथ्य जो चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा का जो औसत तापमान है वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे मुख्य रासायनिक घटक के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। वापिस से हम ग्रहों पर आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है वो है मंगल। आपको नजर आ रहा है मंगल जो रंग जो है उसका रेड है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से इसकी जो सतह है उस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, काफ़ी अधिक आयरन ऑक्साइड बन गया, जिनको हम सामान्य भाषा में जंग कहा जाता है। रस्ट जिसको कहते हैं, जो लोहे की धातु होती है उस पर हम जानते हैं जब बाहर रह जाए तो जंग या रस्ट लग जाती है। ये जंग और रस्ट वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई कि वहाँ की जो सतह है उसका स्वयं का रंग ही रेड हो गया। कुछ विशेषताएं, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका रंग जो है वो लाल हो गया। मंगल पर ये सूर्य का चौथा सबसे दूरी के आधार पर चौथे नंबर पे है और 7वां बड़ा ग्रह है। मंगल की सतह काफ़ी पुरानी है, क्रेटरों से भरी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है। मंगल की एक खास बात और है कि यहाँ पर फ्लूवियल इरोजन के प्रमाण मिले हैं, जलोढ़ अपर्दन, अर्थात कुछ ऐसे प्रमाण हुए हैं जो ये प्रकट करता है कि यहाँ पर कभी कोई द्रव्य प्रवाहित हुआ होगा। हो सकता है वो द्रव्य पानी नहीं रहा हो, लेकिन कोई द्रव, कोई लिक्विड जो है उसके प्रवाह के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसी ने वैज्ञानिकों में एक रुचि जागृत की कि कहीं वो द्रव्य पानी तो नहीं, क्योंकि यदि पानी वहाँ उपलब्ध हो जाता है तो शायद पृथ्वी के अलावा कहीं अन्य खगोलीय पिंड पर यदि हम अपनी मानवीय बस्ती बसाना चाहें तो वो मंगल भी हो सकता है। मंगल का वायुमंडल बहुत ज़्यादा विरल है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसकी वजह से भी ये थोड़ा सा मानवीय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं, एक को फोबोस और दूसरा डेमोस कहलाते हैं। आपके सामने जो चित्र है उस चित्र के अंदर आपको उबड़ खाबड़ धरातल नजर आ रहा है मंगल का। मंगल के धरातल पे बहुत ज़्यादा क्रेटर्स उल्का पिंडों की वजह से बन गए हैं। एक और मंगल ग्रह के साथ विशेषता है कि यदि इसके पोल्स की तरफ देखा जाए, यदि इसके ध्रुवों की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर बर्फ़ की जमी हुई बर्फ़ की परतें जो पाई जाती है। ये जो बर्फ़ की जमी हुई परत है ये पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के मिश्रण से निर्मित है। सामान्य यदि देखा जाए तो औसत तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका जो घूर्णन काल है वो 24.6 घंटे है, और मुख्य रासायनिक संगठन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मुख्य इसके जो वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक हमने बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों के बारे में बात की। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये सभी ग्रह वास्तव में ठोस हैं, ये सभी ग्रह वास्तव में ठोस है। बाहरी सतह के ऊपर, बाहरी सतह या सरफेस इनकी ठोस है। जैसे ही हम सौर मंडल में आगे बढ़ते हुए मंगल ग्रह से बृहस्पति ग्रह की तरफ जाते हैं तो बीच में हमें एक छोटे छोटे ग्रहों के छोटे छोटे जो जिसको हम ग्रह नहीं कह सकते, छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का एक पूरा मेखला नजर आती है, जिसमें बहुत से छोटे छोटे खगोलीय पिंड लगातार परिक्रमा करते जा रहे हैं।
इन खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये इतने लघु होते हैं कि इनको ग्रह तो हम नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इस क्षुद्र ग्रह की विशेषताएं देखिए क्या है। ये क्षुद्र ग्रह संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, 30,000 के आसपास है और सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा कर रहे हैं। कहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बैंड, एक मेखला के रूप में आपके सामने चित्र में जो व्हाइट कलर से जो बैंड नजर आ रहा है, ये वास्तव में इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के द्वारा निर्मित है। ये एक बैंड के रूप में, एक मेखला के रूप में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर काफ़ी अधिक मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में प्राचीन समय में कोई एक ग्रह रहा होगा और उस ग्रह में बाद में किसी कारण से, या तो किसी उल्कापिंड से टकराने की वजह से या किसी कारण से उसका विस्फोट हुआ होगा, वो अनेक छोटे छोटे पिंडों में या क्षुद्र ग्रहों में टूट गया होगा। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना यह है कि ये कोई पहले से कोई प्राचीन कोई प्लेनेट नहीं रहा, बल्कि जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय जो मैटर बच गया, जो बचा हुआ मैटर है, जो रेजिडुअल्स है, जो बचा हुआ मैटर है, वही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगा और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के रूप में स्पष्ट हुआ। इनकी संख्या जो है वो 30,000 से भी अधिक है। ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी इस मेखला को छोड़कर भी सौर मंडल में गति करते रहते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि क्षुद्र ग्रह इस मेखला के अंदर ही पाए जाते हैं, अनेक क्षुद्र ग्रह इस मेखला के बाहर भी रहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जब खासकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो इन्हें उल्का कहा जाता है। वायुमंडल सघन होता है, घर्षण की वजह से ये जलने लगती हैं, ये गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जलने की वजह से चमकदार हो जाते हैं, जो हमें टूटते हुए तारे के रूप में प्रतीत होते हैं। ये टूटते हुए तारे नहीं हैं बल्कि ये उल्काएं हैं, और जब कभी उल्का का आकार इतना बड़ा होता है कि वो पूरा खत्म नहीं हो पाता वायुमंडल में और धरातल तक पहुंच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। अगला जो ग्रह है वो बृहस्पति आपके सामने नजर आ रहा है। ये 5वां ग्रह है अगर दूरी के आधार पर देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। अभी तक जितने भी ग्रह थे वो उनकी सतह ठोस थी, लेकिन बृहस्पति पहला ग्रह है अगर सूर्य से दूर जाते हुए जाएं जो कि गैस से बना हुआ है। ये और गैस जो है ये इसकी गहराई में जाते जाते इसकी घनत्व बढ़ता चला जाता है। बृहस्पति का 90% भाग जो है वो हाइड्रोजन से और 10% भाग जो है वो हीलियम से मिलकर बना हुआ है। यदि आप बृहस्पति ग्रह को गौर से देखें तो इसके ऊपर कुछ पट्टियां नजर आती हैं। ये बैंड वास्तव में उच्च गति से चलने वाली हवाएं हैं जो एक पट्टिका या मेखला के रूप में चलती हैं। जब एक पट्टी और दूसरी पट्टी, उसके जो एकांतर सटी हुई दोनों पट्टियां हैं, इनमें जो प्रवाहित होने वाली वायु है, इनकी दिशा में भी अंतर होता है, इनके रासायनिक संगठन में भी अंतर होता है, फलस्वरूप इनके आकार या इनके रंग में भी अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हमें रेड वाइट कलर की जो पट्टियां नजर आ रही हैं, ये वास्तव में तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं जो अपने आकार और रासायनिक गुणों में भिन्नता की वजह से अलग अलग दिखाई दे रही है। औसत तापमान -121 डिग्री सेंटीग्रेड है। खास बात, इसके 64 उपग्रह है। 64 बृहस्पति के कुल 64 उपग्रह हैं। कुछ उपग्रह जो है उनके नाम आपके सामने है, यूरोपा, ग्रैनमेडी, लो आदि ये उपग्रह जो है वो बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट जो है वो सैटर्न, सबसे सुंदर, सौर मंडल का सबसे सुंदर जो उपग्रह है वो है शनि या सैटर्न। बृहस्पति के बाद यदि बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देखा जाए तो छठा जो स्थान है वो शनि का आता है। शनि जो है ये भी एक गैसीय उपग्रह है, ये भी गैस से बना हुआ है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसके चारों तरफ पाए जाने वाले वलय हैं। प्रारंभ में माना जाता था केवल 2 ही वलय हैं, लेकिन जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं, इसके ज़्यादा नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये वास्तव में 2 वलय न होकर बल्कि अनेक पतले पतले वलयों के बैंड्स के रूप में पाए जाते हैं। आपके सामने जो चित्र है उसमें शनि के वलय, पहले इसको 2 ही वलय माना जाता था अलग अलग, लेकिन अब पता चल रहा है कि 2 वलय भी आपस में अनेक छोटे छोटे वलयों से मिलकर बने हुए हैं। ये वलय वास्तव में क्या है? ये बहुत छोटे छोटे कणों के आकार वाले जो कुछ पिंड हैं वो शनि के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसके चारों तरफ घूर्णन करने लग गए, जिनका आकार जो एक वलय का रूप धारण कर लिया, जिन्होंने एक वलय का रूप धारण कर लिया। अगर इसके बारे में देखा जाए, कुछ सामान्य तथ्य देखा जाए तो इसका औसत तापमान -125 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके भी बहुत अधिक उपग्रह हैं। 64 उपग्रह बृहस्पति के थे, इसके 62 हैं। जो नेक्स्ट
ग्रह आता है वो है अरुण या यूरेनस। आपको नज़र आ रहा है इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन, हल्के नीले रंग का इसका कलर है। मीथेन की अधिकता की वजह से, मीथेन काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका ऐसा रंग हुआ है। यूरेनस सूर्य का 7वां भाग है और तीसरा, यदि आकार की बात की जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अधिकतर ग्रह सौरमंडल के प्रतल में, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यूरेनस के साथ जुड़ी हुई है, देखिए जितने भी बाकी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ जब गति करते हैं, जिस पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं उस पथ के 90 डिग्री या लगभग 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं, जबकि यूरेनस जो है वो जिस दिशा में सूर्य के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है उसी दिशा में घूर्णन भी कर रहा है, परिभ्रमण भी इसी दिशा में और घूर्णन भी इसी दिशा में। जबकि ज्यादातर खगोलीय पिंड क्या करते हैं, परिभ्रमण इस दिशा में कर रहे हैं लेकिन घूर्णन इस तरीके से लंबवत करते हैं। लेकिन यूरेनस की विशेषता यह है कि ये घूर्णन जो है और इसका परिभ्रमण दोनों जो है वो एक ही दिशा में है। यदि इससे आगे बढ़ते हुए हम देखें इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम नजर दौड़ाएं तो हमें स्पष्ट होता है कि जहां अभी तक बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह जो है वो गैस से बने हुए थे, जबकि ये मुख्य रूप से चट्टानों से बना हुआ है। इसके भी 27 ज्ञात उपग्रह है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन से मिलकर ये बना हुआ है। नेक्स्ट ग्रह जो है, जो अंतिम ग्रह है वो है वरुण या नेपच्यून। ये सूर्य का सबसे 8वां, सबसे अंतिम छोर पर स्थित ग्रह है। ये भी यूरेनस की तरह चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना हुआ है। इसमें भी वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन है 83%, और यहाँ पर भी अन्य गैसीय ग्रहों की तरह हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती है। इस प्रकार से हमने 8 प्रमुख ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। कुछ बोने ग्रह भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्लूटो, सेडना और सेरेस। इसके अलावा सौर मंडल में सबसे अंतिम छोर पर कुपर मेखला पाई जाती है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर वे ऐसे धूल के या कणों के बादलों के रूप में नजर आती है। ये एक सामान्य परिचय था हमारे सौर मंडल के बारे में। इस सामान्य परिचय की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि यह सारा का सारा सौरमंडल एक परिवार के रूप में है और पृथ्वी उसका सदस्य है। पृथ्वी के ऊपर जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, इसलिए इन दोनों के आपस में संबंधों और एक सामान्य परिचय की आवश्यकता थी। यही इस क्लास का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। अरे यार।